नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे, डेली हम सब सीटेट की एक श्रृंखला चलाए हैं जिसमें हम सब सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली अपलोड किए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, आपको प्ले लिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर जो आपका 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। इसकी अगर हम सब बात करें, पेपर 1 को हम सब कंप्लीट कर चुके हैं हर सब्जेक्ट को। आज हम सब पेपर 2 के अंतर्गत जो आपके साइंस के संबंधित 30 क्वेश्चन होते हैं उसको हम सब कवर करेंगे। दोस्तों, सीटेट के एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पहले आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों, सीटेट एग्जाम जो होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है और कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, जिसमें जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क कहने की क्षमता तीव्र होती है, वह बच्चा इसमें अच्छा स्कोर लाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन को रट ले पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यही चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कंटेंट से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। ध्वनि कंपन उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों को विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं। यक्ष है, खाली जगह है, इसमें यक्ष लिखा गया है। में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ध्वनि है जो कि तारों के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बात करें, फिर वाई खाली जगह है, में तानित झिल्ली है, कह रहे हैं वाई जगह ऐसा वाद्य यंत्र बताइए जिसमें झिल्ली का प्रयोग किया गया हो, जो कंपन करती है, जो आवाज करती है। फिर जेड है, जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वाव स्तंभ कालम होता है। अब आपको बताइए जेड में जो बढ़ना है, जो हमको ध्वनि उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? वाव स्तंभ से उत्पन्न होता है। तो यक्स वाई जेड क्रम से क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको बताना है जो कि एक यक्ष में जो भरना है विशिष्ट कंपमान भाग होते हैं, जो यक्ष ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तारों द्वारा कौन सा चीज से ध्वनि उत्पन्न होता है उसको बताना है। तो आप सब जैसे कि जानते होंगे, तारों के द्वारा एक वाद्य यंत्र होता है जिसे गिटार कहा जाता है। गिटार जो है उसमें तार लगा होता है। तो गिटार पहले हम देखते हैं किसी में है, ऑप्शन थर्ड में ये गिटार है दोस्तों। गिटार में तार दिया होता है और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें तबला जो कह रहे हैं कि झिल्ली नुमा होता है, तनित झिल्ली होती है, वह तबला में होती है दोस्तों। तो यह सेकंड हो जाएगा। और शहनाई वायु स्तंभ द्वारा, शहनाई के द्वारा दोस्तों जो है वायु स्तंभ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पोटेशियम मैग्नीशियम तांबा, सेकंड ऑप्शन है तांबा फास्फोरस कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है सल्फर एल्युमिनियम क्लोरीन, फोर्थ ऑप्शन है जिंक लव और मैग्नीज। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें फोर्थ सही है, जिंक है जैसे जस्ता के नाम से जानते हैं, लव है और मैग्नीज है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन यह है, रात्रि में आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। देखिए गति करते प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि गति कर रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि तरकार है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। दोस्तों पृथ्वी जो होती है, अब देखिए
अभी आप कहेंगे प्रतीत हो रहे हैं या फिर गति कर रहे हैं, बात तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। अभी देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं आपके, और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे से जंग लगने के संबंध में सही है? लोहे के जंग की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, पहले कुछ कथन दिए गए, कथन को समझते हैं हम। इसमें जो पहला कथन दिया गया है, यह लौह और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं को शामिल करता है। सेकंड है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। थर्ड है, यह सामान्य ताप कुष्ठ ताप पर हो सकता है। लास्ट है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऑप्शन इसमें जो दिया गया पहला ऑप्शन है ए बी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। क्योंकि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो करें यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह गलत है, यह नहीं होगा। तो इसमें ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें नहीं सही है। तो डी ऑप्शन किसमें नहीं है? डी देखिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसे मिलान करना है दोस्तों, आपको मिलान करना है, तो हम आपको मिला के बता देते हैं कौन किसमें मिलान होगा किसका। तो थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। सुमेलित करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है, रासायनिक नामों के साथ सुमेलित कीजिए। इसे बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना किसमें सुमेलित जाएगा? तो बुझा हुआ चूना का क्या नाम है, रासायनिक नाम आपको बताना है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह जो जाएगा किसमें जाएगा दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह फोर्थ में चला जाएगा। फर्स्ट जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? बुझा चूना को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब सादा नमक को आप जानते होंगे, सादा नमक हम सब किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड जो होता है, सादा नमक को हम सब सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह सी थर्ड में ही चला जाएगा। कास्टिक सोडा, अब कास्टिक की सोडा की अगर हम सब बात करें तो कास्टिक सोडा किसमें जाएगा? ये डी है ना, डी आपका जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद है बिना बुझा चूना दोस्तों, बिना बुझा चूना किसमें जाएगा? ये है आपका फर्स्ट बचा क्या है, फर्स्ट सेकंड ना, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड में चला जाएगा बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। और बेकिंग सोडा किस में जाएगा? यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में चला जाएगा। यह इसका मिलान हो गया, इसका रासायन, इन सबका रासायनिक नाम ये सब हो गए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। सही कथन की पहचान करना है दोस्तों, सही कथन की पहचान कीजिए। कथन ये है दोस्तों, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर बारंबार सही पाया गया। बी कथन है, नियम एक सिद्धांत है जिसे समयों पर बारंबार सही पाया गया। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल बी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी इन कोई भी नहीं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इसमें केवल ए सही है दोस्तों, जो कि बी गलत है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। लेख को पहले आपको पढ़ना है। कह रहे हैं, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित छड़ को अनावेशित विद्युतीय दर्शी के निकट लाया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है, कथन है कि पहले कुछ कह रहे हैं विद्युत दर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएंगी। सेकंड है, दोनों विद्युत दर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। सी कथन है, ऋणात्मक आवेशों को विद्युत दर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियों एक दूसरे से और दूर चली जाती है। अब इसमें जो कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। उपरोक्त तीनों कथन के पहला ऑप्शन है यह अवलोकन है, जबकि बी और सी अनुमान है।
सी सेकंड ऑप्शन है, ए और बी अवलोकन है, सी अनुमान है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी और सी अवलोकन है। फोर्थ है ए और बी सी अनुमान है। देखिए इसमें जो फर्स्ट कह रहे हैं यह अवलोकन है, विद्युत पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी, यह अवलोकन है, लेकिन यह दोनों क्या है, यह अनुमान है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? अम्लीय वर्षा की बात करें, कुछ कथन दिए गए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। देखिए इसमें जिसमें अम्लीय वर्षा होता किससे है? अम्लीय वर्षा जो होता है, अगर हम सिर्फ अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा जो होता है दोस्तों, ये किससे किससे मिलकर बनता है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आपका SO2 होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इसी से मिलकर आपका बनता है अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उससे, और जो नाइट्रिक एसिड होता है, इन्हीं गैसों के अम्लीय गैसें होती हैं। तो आप इसको समझिए कि इसमें किस किस में सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी यही दोनों गैसें दो हैं जो है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अम्लीय वर्षा सिर्फ इन्हीं के कारण होता है। और अम्लीय वर्षा बनता किससे, क्यों अम्लीय वर्षा होती है? जो विद्युत कारखानों से जो गैसें निकलती हैं उसी से मिलकर अम्लीय वर्षा होती है, जिसमें मिक्सर में कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी दोनों गैस से मिलकर अम्लीय वर्षा होती है। इसमें आपका डी और ई ना, डी ए फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? परिकल्पना करने का निर्देशक नहीं है। पहला ऑप्शन है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। देखिए बच्चों को आपको हर समय खोज ही बनाना है, खोज करके सीखेगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा आपको। यह ऑप्शन तो एकदम सही है, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न, इसमें नहीं पूछा गया, जो गलत है वही आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। थर्ड ऑप्शन है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, किसी प्रयोग के लिए चारों ओर की पहचान करना। यह भी तो आपका पास टू है, कुछ सिद्धांतों का अवलोकन और अथवा संबंधों की व्याख्या करना। हाँ ये भी आपका सही है। गलत इसमें जो है ये थर्ड ऑप्शन है, गलत है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक गलत पूछा गया है। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो सूचना एकत्रित करने के लिए सिर्फ आप ज्ञान करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना है, क्या सिर्फ ज्ञानेंद्रिय ही उपयोग करेंगे और चीज से आप सूचना नहीं एकत्रित कर सकते हैं? ये ऑप्शन आपका गलत है और यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। कथन पहले दिए गए, सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सेकंड है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ए और बी दोनों सही हैं। सामान्य अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और सामान्य अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। अब बताना है गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का मान समान है? ऑप्शन है त्वरण की मान, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्व का बल, या फिर लास्ट थर्ड है विस्थापन, लास्ट है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो आंसर दिया गया था ए दिया गया था। आपको हम थोड़ा सा यह बता देते हैं, आपके जो एग्जाम में कुछ ऑप्शन में ए दिया गया था, कुछ में बी दिया गया था, कुछ में सी दिया गया था, कुछ में डी के दिया गया था, कुछ में ई दिया गया था, कुछ में एफ और कुछ में जेड दिया गया था। जेड का मतलब आप समझिए सभी ऑप्शन आपके सही हैं। ए का मतलब होता है आपका पहला ऑप्शन सही हो सकता है और दूसरा ऑप्शन सही है। बी का मतलब होता है आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। सी का मतलब था पहला और चौथा सही है, और डी का मतलब जो था दूसरा और तीसरा सही है। ई का मतलब जो था आपका दूसरा और चौथा सही है। एफ का मतलब क्या था? एफ का मतलब का तीसरा और चौथा सही है। यह कुछ ऑप्शन दिए गए थे। ए का क्या मतलब है? इसमें ए दिया गया था, मतलब पहला ऑप्शन त्वरण और गुरुत्व बल इसके जिम्मेदार हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान संहित यम है, गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? आपको बताना है p स्क्वायर एम, सेकंड है 2p स्क्वायर एम या फिर p स्क्वायर अपान 2m या फिर फोर्थ ऑप्शन है pm। तो इसका जो मान होगा, एक पिंड का रैखिक संवेग p है तो इसका संहित यम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन इसमें थर्ड इज p स्क्वायर अपॉन 2m, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अति उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन पहला है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। सेकंड है रासायनिक समीकरणों के को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करने तथा उदाहरण देना। फोर्थ ऑप्शन है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना। हाँ, यही फोर्थ ऑप्शन, परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। जब आप उस चीज के बारे में चर्चा करें जो बच्चे अपने जीवन में प्रयोग कर चुके हैं, जिसके बारे में बच्चे जान रहे हैं, तो वह बहुत अच्छे से समझेंगे। इसलिए ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाता है? किसकी बात कर रहे हैं? बाह्य निषेचन की बात करें। बाह्य निषेचन को कौन कौन सी चीज दर्शाते हैं? जैसे मुर्गी है, छिपकली है, तितली है। सेकंड ऑप्शन है छिपकली है, तितली है, मेढक है। थर्ड ऑप्शन है तितली है, मेढक है, मछली है। लास्ट ऑप्शन है मेढक है, मछली है, स्टारफिश है। तो इसमें से कौन बाह्य निषेचन करते हैं? तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा। मेढक जो होता है बाह्य निषेचन है, मछली है, स्टारफिश है, ये आपको बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं नीचे दी गई परीक्षा सामग्री पर विचार कीजिए, परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। कॉलम ए है और कॉलम बी है। बल की इकाई मात्रक है, उसके सामने जोड़ लिखा गया है। देखिए इस पे हमको विचार करना है, इसको मिलान नहीं करना है। लव का चिन्ह SCI लिखा गया है, SCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र Ag है। कार्य की इकाई का मात्रक इसमें एक सिंबल दिया गया है। शादी का चिन्ह कैलोरी है। बैटरी का चिन्ह या फिर न्यूटन है। आगे क्या करें उसे पढ़ते हैं, फिर आपको इसका आंसर बताते हैं। यह उचित सिद्ध करने के लिए एक सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता? इसमें बता करें कि जल्दी की वजह से एक ऐसी CRD बना दिया गया है, इसमें कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्त प्रविष्टियां हैं। सेकंड है कॉलम ए और कॉलम बी असामान्य प्रविष्टियां हैं। थर्ड है मिलते हुए युग्मों को सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। फोर्थ है प्रविष्टियों में बीच विसंगति है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कॉलम ए और कॉलम बी में असमान प्रविष्टियां हैं। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। देखिए एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें जो कह रहे हैं जब हम सब सूखी हुई किशमिश को कुछ देर के लिए जल में डालते हैं तो किसके कारण? परासरण के कारण फूलती है। यहाँ पे एक चीज और आप जान गए, जब आप पानी में किशमिश को भूनते हैं तो कुछ देर बाद वो फूल जाती है। किस कारण फूलती है? वह परासरण के कारण फूलती है। एकदम सही है दोस्तों। और तर्क दिया गया पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पराग्य में कोशिका झिल्ली होती है। ये दोनों भी ऑप्शन आपके सही है। तो ऑप्शन इसमें ए और दो दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के निम्नलिखित में से कौन से सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा
अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। सेकंड है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। थर्ड है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। लास्ट है सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। तो इसमें जो कि राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है? ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। सेकंड है विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है। थर्ड है वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक की जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते हैं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक उन्मुक्त विचारों वाले होते हैं तथा अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें क्षैतिज अनुप्रास्त मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान संघित 50 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है। पहला ऑप्शन है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है अधोमुखी दिशा में उस पर 5 N का असंतुलित बल कार्य करता है। थर्ड है संतुलित बलों का एक युगल उस पर कार्य करता है। फोर्थ है ऊपरमुखी दिशा में उस पर 5 N का असंतुलित बल कार्य करता है। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, संतुलित बलों का एक युगल उस पर कार्य करता है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले खाली जगह कह रहे हैं यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। यक्ष वाई क्रमशः है क्या? पहले करें यक्ष क्या है? यक्ष एक यंत्र है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है? इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, कोनों को देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। आपको इसमें दो चीज बताना है, उस वस्तु का नाम बताना है जिससे हम आरी बगल इर्द गिर्द कोनों को देख सकते हैं और वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसको भी आपको बताना है। जैसे दूरदर्शक टेलीस्कोप परावर्तन के कारण। अब देखिए आप कहेंगे टेलीस्कोप परावर्तन के कारण देखते हैं, ये तो सही नहीं होगा। टेलीस्कोप तो आप सीधा देखते हैं ना, परावर्तित थोड़ी उसमें कुछ होता है। बहुरूपदर्शी अपवर्तन ये भी नहीं होगा। परिदर्शी परावर्तन, इसके बाद फोर्थ है परिदर्शी प्रकीर्णन। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक्स वाई क्रमशः क्या है? परिदर्शी हैं और यह परावर्तन के कारण इसे देखते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यक्ष और वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है। यक्ष पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम से यक्ष वाई हो सकता है? अब देखिए आपको बताना है यक्ष और वाई। यक्ष जो है इनका प्रयोग हम सड़कों को काला करने में करते हैं। यक्ष किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से होता है। वाई किससे प्राप्त होता है? कोयले से होता है। पहला ऑप्शन है बिटुमेन कोलतार। सेकंड ऑप्शन है कोलतार चारकोल। थर्ड ऑप्शन है चारकोल बिटुमेन या फिर लास्ट है कोलतार बिटुमेन। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों। जो हमको पेट्रोलियम से बिटुमेन और कोलतार हमको किससे प्राप्त होता है? कोयले से होता है। तो अगर इसे नाम से आप अंदाजा लगाते तब भी कह देते कोलतार कोयला। तो आप समझते रहिए कोलतार हमको किससे मिलता है? कोलतार हमको कोयले से मिलता है। तो ऑप्शन इसमें जो कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय है? ऑप्शन पहला है कक्षा में कार्यान्वित
कहने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। सेकंड ऑप्शन है समय पूर्व ही उन अनुबंधों संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, पूरा करना। लास्ट है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुमान लगाना। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। समय पूर्व ही उन अनुबंधों संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। सेकंड ऑप्शन है उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। थर्ड ऑप्शन है उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। या फिर लास्ट है उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन इसमें जो कि करेक्ट है ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए और कॉलम ए पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ ही सही प्रकार से सुमेलित करता है। जैसे गुलाब है, गुलाब दोस्तों इसका जो प्रदर्शित अलैंगिक जनन का है उससे आपको मिलान करना है। तो इसमें जो कि गुलाब की अगर हम सब बात करें तो यह कायिक प्रवर्धन जाएगा, इसमें यह लास्ट में चला जाएगा। और हम मिला के आपको बता दे रहे हैं इष्ट खमीर जो है इसका किस में जाएगा दोस्तों, यह मुकुलन में चला जाएगा। फाइन परागण दोस्तों ये किस में जाएगा, यह बीजाणु रचना में जाएगा, आप इसे जान ही रहे होंगे। लास्ट है स्पाइरोगाइरा, तो यह जो कि किस में जाएगा, यह आपका खंडन में जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्यध बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा बताना है आपको कौन सी बीमारी किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु द्वारा होते हैं। ऑप्शन है कथन है पहले गेहूं में घुन लगना, गेहूं का किट। सेकंड है स्ट्रिस टैंकर। थर्ड है भिंडी की पीत शिरा किरमेट। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल इसमें सी सही है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सेकंड, इसमें केवल बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है दोस्तों क्या है 2/3 ओम। सेकंड ऑप्शन है 8/9 ओम, थर्ड ऑप्शन है 1 ओम, लास्ट ऑप्शन है 1/9 ओम। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा 8/9 ओम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गतिपात पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है। क्या क्या दिखाती है, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली, एक उड़ता हुआ जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृतियों एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। पहले कथन दिए गए वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता या फिर लास्ट है मापन। तो किसे किया जाएगा, ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और डी, लास्ट ऑप्शन है ए और डी। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवलोकन करना हो जाएगा और आगमनात्मक तर्कशीलता किया जाएगा। इसमें मापन तो आप करेंगे नहीं, वर्गीकरण अलगाएंगे थोड़ी, या फिर आप इसे अवलोकन करेंगे और आगमनात्मक तर्कशीलता का यूज करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी बीजों में प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सहायता की है, सिवाय किसके दोस्तों। पहला ऑप्शन है अति संकुलता, सेकंड ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश से जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा डालने के, थर्ड ऑप्शन है नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के, लास्ट है नई किस्में उत्पन्न करने में।
तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अति संकुलता। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त कारण है? पहला ऑप्शन है यह कम अवधारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। सेकंड है इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया। थर्ड ऑप्शन है इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में परीक्षणों की व्याख्या करता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यशवन रेयान एक संश्लेषित तंतु है। यश2 रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। कह रहे हैं कि यश1 और जो यश2 दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है यश1 सही है, यश2 गलत है। थर्ड ऑप्शन है यश1 गलत है और यश2 सही है। लास्ट ऑप्शन है यश1 यश2 दोनों गलत है। इसमें जो कि यश1 आपका सही है लेकिन यश2 जो है वह गलत है। ऑप्शन इसमें कौन सा? ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आज हम सब दोस्तों जो साइंस के 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको कवर किए। यह पेपर आपका पूछा गया था जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2024 में, उसी के दिन यह पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, फिर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।